नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। दोस्तों, भारत की जनसंख्या को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या जनसंख्या में भी कोई घपला कर सकता है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो अभी अभी एसआईआर हुआ है, उसके बाद जो परिणाम आए हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी देश की जो जनसंख्या है वो पलट जाएगी। अब सेंसस ऑपरेशन होने और सेंसस ऑपरेशन के साथ में एक बात और भी है कि हमारा जो पूरा डेटा है वो नेट ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेट ग्रिड दोनों को। और ये नेट ग्रिड क्या करता है? नेट ग्रिड जो है वो अलग अलग डेटा है, जैसे बैंकिंग डेटा है, जितनी भी देश में वेलफेयर स्कीम्स हैं उनका डेटा है, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें पूरा का पूरा जो डेटा है, और इसी तरह से सारा का सारा जो ये डेटा है वो पॉपुलेट कर दिया गया डिजिटली। तो ये सारा जो डेटा है इनको सबको एक एआई सिस्टम के द्वारा मतलब नेट ग्रिड और एनपीआर से जोड़ा गया है। और इसका जो परिणाम आया वो हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। मैं इतने दिनों से जो कहता आ रहा हूं कि भारत की जनसंख्या जो है वो इन्फ्लेटेड है। जी हां, आपने सही सुना, इंडिया की पॉपुलेशन को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। पता नहीं क्यों लोग पॉपुलेशन इन्फ्लेट कर रहे हैं। हमारा गांडीव नाम का जो एआई सिस्टम है इसने पूरा एनालिसिस करके बताया कि हमारी पॉपुलेशन 145 करोड़ नहीं है, वो लगभग 120 करोड़ ही है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों है, क्यों पॉपुलेशन को इन्फ्लेट करके बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए है कि जितना आप लोगों को ये वेलफेयर स्कीम्स की रिश्वत देंगे, लोगों में अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की उतनी ही अभिलाषा होगी। एक परिवार में यदि एक व्यक्ति बढ़ जाता है तो उस एक व्यक्ति के हिसाब से आप देखिए कि जितनी भी गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की, लोगों को इंसेंटिव मिलता है, सब्सिडी मिलती है। महिलाओं के लिए अलग वेलफेयर स्कीम्स हैं, बच्चों के लिए अलग हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी स्कॉलरशिप के लिए अलग वेलफेयर स्कीम्स हैं, बुजुर्गों के लिए भी स्कीम्स हैं, गरीबों के लिए तो ढेर सारी दुनिया भर की स्कीम्स हैं। जो वेलफेयर स्कीम्स आती हैं सबसे ज्यादा महिलाओं की स्कीम्स आती हैं। आप घर में महिला बढ़ा दें, महिलाओं की जो स्कीम्स हैं वो आने लगेंगी। आप अपने परिवार अलग अलग कर लें, और एक प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस आवास योजना में आपको एक घर मिल रहा है। अब लोग सोचते हैं थोड़ा जो घर है अपना बड़ा कर लिया जाए, आवास योजना का लाभ उठाकर 2 घर बना दिए जाए। तो 2 घर बन जाने के लिए क्या करना है, परिवार को बांट लो और 1-2 सदस्य जो है उनको एक्स्ट्रा दिखा लो, तो बस हो गया, आवास योजना के लिए आप एलिजिबल हो गए और अंततः दूसरा घर आपको मिल जाता है। तो इस तरह की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके कारण ऐसे केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और इसका पर्दाफाश कुछ एसआईआर के दौरान सामने आ गया। लेकिन इसमें एक और डायमेंशन है कि ऐसे जो कारनामे हैं वो विशेष समुदाय द्वारा बहुत अधिक मात्रा में किए जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 1:2 या 1:3 का एवरेज है। यदि एक हिंदू परिवार इस प्रकार से गड़बड़ कर रहा है तो कम से कम 2 या 3 विशेष समुदाय वाले परिवार जो हैं वो इस कारनामे को अंजाम देने में लगे हुए हैं। और जो हमारा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को पॉपुलेट करना पड़ता है। जहां तक एनआरसी का सवाल है, एनआरसी का लीगल प्रोविजनल जो है वो 2004 में ही नोटिफाई हो चुका है। उसको वैसे तो अटल जी के समय में किया गया था, लेकिन उसको उस समय नोटिफाई नहीं किया गया। लेकिन नोटिफाई जो है वो यूपीए 1 मतलब जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, दिसंबर 2004 में किया गया था। तो लीगली एनआरसी करने में कोई बाधा नहीं है। एनआरसी का जो पहला स्टेप होता है वो होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और उस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को एआई के माध्यम से ही पॉपुलेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो विरोधी हैं वो क्या करेंगे, जितने भी लिबरल हैं, वामपंथी हैं और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या करेंगी, उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। यहां एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। पॉपुलेशन में जो ये उलटफेर हो रहा है, इसकी वजह से भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी है वो 20% मतलब बढ़ जाएगी। इस समय पर कैपिटा जीडीपी $3000 बताई जा रही है। तो एक सुबह जब आप उठेंगे आपको पता चलेगा कि यह $3000 से बढ़कर $3600 हो गई। यह है भाई गजब का काम। रातों रात आपकी पर कैपिटा जीडीपी 20% बढ़ जाएगी। तो फिर यह जनसंख्या पॉपुलेट करने का जो कारनामा धड़ल्ले से चल रहा है, इसको रोकने का उपाय भी शुरू हो चुका है, और यह कारनामा एसआईआर से पता चल रहा है। साथ में एक और बात की तरफ आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि इस देश का जो विशेष समुदाय है वो अपनी आबादी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है। मेरा अनुमान तो 20% है, लेकिन जो इस समय आंकड़े आ रहे हैं उससे पता चलता है कि उनकी जनसंख्या जो है वो 25 से 30% बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो क्या सेंसस में ये सारी चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड हो जाएंगी? और सेंसस अगर हुआ और पता चला कि 2011 में भारत की आबादी 121 करोड़ थी और सेंसस होने के पश्चात वो आबादी घटकर 115 करोड़ हो गई, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? उसका सबसे बड़ा परिणाम शायद यह होगा
कहीं विशेष समुदाय जो है वह फिर से प्रयास करेगा कि सड़कों पर उतर आए और बोले कि हमारे लोगों को यहां से गायब कर दिया गया है। वैसे विशेष समुदाय को लेकर दुनिया के किसी भी देश में अगर आप नजर दौड़ाएं, अरब की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको छोड़कर, चाहे वे अमेरिका हो, यूरोप की सभी कंट्रीज, रशिया हो, चाइना हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, यदि विशेष समुदाय की जनसंख्या किसी भी देश से गायब हो जाएगी तो उस देश के लिए यह सबसे सुखद समाचार होगा, क्योंकि विशेष समुदाय जहां भी रहता है वहां अपनी अलगाववादी प्रक्रिया हमेशा जारी रखता है। अलगाववादी इसलिए क्योंकि उसका मानना है कि वह पूरे विश्व में सबसे अलग है और वो जहां भी जाएगा उसको केवल अपना और अपना जो मत है उसको दूसरों पर थोपने का पूरा अधिकार है, और वह अधिकार उनके मजहब ने उनको दिया है। इस मानसिकता से यह विशेष समुदाय काम करता है। लेकिन पॉपुलेशन के इस उलटफेर का और भी प्रभाव होने जा रहा है, क्योंकि ये जो सारा डेटा आ रहा है, सारा डेटा वेरीफाइड है, 100% लगभग प्योर है। यह डेटा लगभग 100% सरकारी स्कीम्स में काउंटेड है। क्या कारण है कि कोई भी अपना बेनिफिट छोड़ना नहीं चाहता। उस समय को याद कीजिए जब राशन कार्ड ही सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ करता था, तब भी विशेष समुदाय के जो लोग थे वो एक दो नाम एक्स्ट्रा चढ़वा दिया करते थे ताकि उनको राशन एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि उस समय राशन जो मिला करता था फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से मिलता था। यह तो बहुत बाद में हुआ जो ये राउंडिंग ऑफ वगैरह का जो सिस्टम ये इंट्रोड्यूस कराया गया, और फिर राशन कार्ड के आधार पर एक दो वोट और ज्यादा बढ़ जाते हैं और लोग एक्स्ट्रा वोट डाल सकेंगे। इस तरह से यह फर्जी कार्यक्रम बहुत पहले से ही चल रहा था। दोस्तों, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं पूरे विश्व में और भारत में भी। जब भारत का विभाजन हुआ था तो पंजाब और बंगाल का विभाजन इस आधार पर हुआ, मतलब मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर हुआ, कि पंजाब में मुसलमानों की संख्या 54% थी, मतलब मेजॉरिटी से 4% अधिक, और नॉन मुस्लिम जो थे वो 46% थे। लेकिन दोस्तों, ये 54% कैसे हुई? ये 54% इसी प्रकार धीरे धीरे रिकॉर्ड में अपनी संख्या बढ़ाते गए, और कुछ तो बर्थ रेट के डिफरेंसेस से भी थी। लेकिन यदि बर्थ रेट के डिफरेंसेस को ही कैलकुलेट किया जाए तो भी यह 54% नहीं हो सकती। इनका लॉन्ग टर्म विजन देखिए कि हम अपनी पॉपुलेशन जितना ज्यादा रिकॉर्ड में बढ़ाएंगे उतना हमें आगे जाकर फायदा होगा। बंगाल का 56% मुस्लिम, यदि इस आंकड़े को ठीक से दोबारा काउंट कर लिया गया होता तो यह आंकड़े बदल जाते और फिर इसका विभाजन होना असंभव हो जाता और बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान नहीं बनता। सिंध के आंकड़े अलग थे। सिंध में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा थी और हिंदुओं की संख्या एक स्पेसिफिक एरिया में मतलब क्षेत्र में ज्यादा थी। लेकिन सिंध के जो नेता थे उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरह आंदोलन नहीं किया। जय सुखराम, दौलत राम, आचार्य कृपलानी वगैरह ये सब चुपचाप बैठे रहे और पूरा का पूरा सिंध पाकिस्तान के पास चला गया। तो दोस्तों, अब यह जो गांडीव एआई आ रहा है, गांडीव एआई के माध्यम से जो नेट ग्रिड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का रिकंसिलिएशन हो रहा है, आप देखेंगे कि भारत में जनसंख्या के मामले में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है और अचानक भारत की जनसंख्या घट जाएगी, रातों रात घट जाएगी। होगा ना कमाल। अगली सुबह जब हम उठकर चाय पी रहे होंगे और टीवी के सामने बैठे होंगे तो सभी न्यूज चैनल पर एक ही खबर चल रही होगी और वह होगी भारत की जनसंख्या में बड़ा उलटफेर। दोस्तों, मेरी यह बात याद रखना और कमेंट करके मुझे आज के इस टॉपिक के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।